सो गुड इवनिंग ऑफिसर्स। यहाँ किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए भारत के संदर्भ में कि क्या पूरे देश का विकास एक साथ कर पाना संभव है, तो पता नहीं, बहुत कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह सकते कि हम वाकई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए क्या किसी छोटे गांव की डेवलपमेंट की जा सकती है, ऑफ कोर्स यस। गांव की बड़ी लिमिटेड ज़रूरतें होती हैं। गांव को मेट्रो नहीं चाहिए, गांव को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, बड़ी लिमिटेड ज़रूरतें होती हैं। अगर समहाउ गांव गांव की इन्हीं ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए, उनकी डेवलपमेंट को इंश्योर कर दिया जाए, तो हमारा देश गांव का देश है। 70% भारत अभी गांव है, तो 70% देश का डेवलपमेंट हो सकता है। और फिर अगर 70% कंट्री का डेवलपमेंट हो गया तो बाकी 30% तो इसके इन्फ्लुएंस में हो जाएगा। लेकिन इस बात के लिए प्रशासन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब पूरे देश के प्रशासन को हमारे प्रधानमंत्री जी संभालते हैं, ठीक है, आप सब उनको जानते हैं। क्या वो भी आपको जानते हैं? तो इस वाले साइड में थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ आपको अब हमारे अपने प्रधानमंत्री से मिलना हो तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, एक निश्चित प्रक्रिया है, तब जाके आप अपने प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे। वो भी बहुत गारंटी से आप नहीं कह सकते कि मिल ही लेंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप गांव की बात करें तो आपको अपने गांव के मुखिया से बात करनी है, तो क्या आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है? नहीं, आप कभी भी चले जाते हो, मुखिया जी उठो, आपसे बात करनी है। तो वहां अगर उसी गांव के लेवल पर अगर उनको तमाम सारी अथॉरिटीज दे दी जाए, फैसिलिटेशंस दे दी जाए, प्रशासन सशक्त हो जाए, तो गांव लेवल पे डेवलपमेंट प्रोसीजर को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, थोड़ा सा और तीव्र बनाया जा सकता है। और ये प्रक्रिया थोड़े थोड़े करके एक समय ऐसा आएगा जब एक बहुत बड़े भाग को, देश को प्रभावित करेगी पॉजिटिवली। उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब गांव सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे प्रशासन की, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए, वैदिक एज से ही जो ग्राम प्रशासन है उस पर बहुत जोर दिया गया। मिडवल पीरियड में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर वो बाद में उस पर ध्यान दिया जाना शुरू किया गया। आज़ादी के बाद पूरी एक प्रक्रिया हुई, पूरी एक प्रक्रिया के तहत हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना हो गई। तो आज मैं अरुण त्रिपाठी आपसे इसी पंचायती राज के बारे में ही बात करनी है। इस दीक्षांत के YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, सभी लोगों का स्वागत है। ओके, तो हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले थोड़ी सी जानकारी पंचायत के बारे में, हमेशा की तरह हम थोड़ी सी बात कर ले और फिर सीधा कि ये छठी क्लास का ये 5वां अध्याय है पंचायती राज, तो वो क्या कहता है पुस्तक में, हम अक्षरशः चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह हम यहाँ कोई समरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी किताब ही पढ़ ले रहे हैं, ताकि इन क्लासेस के बाद, इन वीडियोस के बाद आपको लगे कि हाँ साहब, ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। और एनसीईआरटी का महत्व अपने आप में आप सभी उससे अवेयर हैं, वो मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो न केवल यहाँ से आपको फैक्ट्स मिलते हैं, कंटेंट मिलता है, भाषा और प्रस्तुति, उसका एक्सप्रेशन, चीज़ों को, कंटेंट को एक्सप्रेस कैसे करना, ये सारी बातें एनसीईआरटी बताती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी कोई समरी आपसे डिस्कस ना करें, पूरी किताब ही आपसे डिस्कस कर लें, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि हाँ, हमने ये वाली क्लास की किताब कंप्लीट कर ली है। तो चलिए फिर पहले हम समझ लेते हैं। हमने कई सारी बातें अभी तक हमने जो डिस्कस किया है आपके साथ, जो पहला अध्याय था वो डाइवर्सिटी था, विविधता था। फिर हमने डिस्क्रिमिनेशंस की बात की कि भेदभाव है, कैसे है। और फिर हमने समझा कि इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमको सरकार की आवश्यकता होगी। लोकतंत्र को हमने उसी वक्त समझा था। और फिर लोकतांत्रिक सरकार के क्या जो कीज एलिमेंट्स हैं, जो उसके महत्वपूर्ण तत्व क्या होंगे एक लोकतांत्रिक सरकार के, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। तो चूंकि उसी प्रक्रिया को हम समझे, हम बात कर रहे थे राज्य की। राज्य हमने समझा था कि राज्य की ही मूर्त अभिव्यक्ति सरकार होती है। और हम अपने देश के संदर्भ में बात कर रहे थे कि विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा, और तमाम सारे चैलेंजेस हैं। उन्हीं चैलेंजेस में एक चैलेंज भेदभाव का है, डिस्क्रिमिनेशंस का है। तो उसको भी दूर करना, तमाम सारी प्रयास हमने समझे थे। सरकार एक टूल के रूप में काम करती है। और
फिर हमने समझा था कि ये सरकार जो हमारे देश में है वो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे देश में। तो जैसे ही हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम की करते हैं, तो आखिर यही वो वजह है कि जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन रूलिंग, मतलब शासन में जनता की सहभागिता। अगर शासन में जनता की सहभागिता नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र होने का मतलब ही है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागी बने। और अगर हमारे देश में शासन प्रणाली की बात करें हर स्तर पर, चूंकि हमने पिछली क्लास में ये बात की थी जब हम सरकार डिस्कस कर रहे थे, तो हमने समझा था कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों 2 लेवल पे काम करती हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पुरानी वीडियो एक बार जरूर देख लें। तो ये 2 लेवल पर काम करते हैं। हमने वहीं पर समझा था कि एक तीसरा लेवल भी है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन के रूप में जानते हैं। और इन तीनों ही लेवल पर अगर आप बात करें तो जनता की सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से सहभागिता किस स्तर पर है? ऑब्वियसली वो स्थानीय स्तर पर है, लोकल गवर्नमेंट में है, पंचायतों में। अभी आप समझेंगे जो हमारी पंचायती सिस्टम है, पंचायत, आप अभी समझेंगे कि पंचायत में जनता स्पष्ट रूप से न केवल वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, बल्कि जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय हैं उस निर्णय में भी भागीदारी होती है। ठीक है, पंचायतें बैठती हैं, सरपंच बैठते हैं, पंच प्रधान बैठते हैं, अभी हम प्रक्रिया पे बात भी करेंगे। तो जनता सीधे इन्वॉल्व होती है, वो बताती है कि एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए, क्या परेशानियां हैं, वो कैसे दूर करेंगे, सब अपनी अपनी राय देते हैं। ऐसा अभी जैसे हम केंद्र सरकार के रूप में अगर आप उदाहरण लीजिए कि हम सभी लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना लोकसभा के लिए, वो चुन के हम जनता का प्रतिनिधित्व हो जाता है, जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बन जाती है। तो अब मान लीजिए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमने अपने विश्वास मत से उनको सारी अथॉरिटी दे दी कि यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर अस, आप तय कीजिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, लेकिन पंचायत के लेवल पे ऐसा नहीं होता। पंचायत पे केवल चुन लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया, अब हम रोजाना हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, हम रोजाना दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप ये क्यों कर रहे हैं या इसको ऐसे कीजिए। हमने एक बार चुन लिया, अपना विश्वास दे दिया और अब उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं, वही डिसाइड करते हैं अपने मंत्रिमंडल की सलाह से, संसद की सलाह से। तो हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से ही वो सारा डिसीजन होगा, हमारी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी वहां नहीं है। लेकिन पंचायतों पे ऐसा नहीं। तो पंचायतों में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता होती, और यही वजह है कि लोकतंत्र के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो पढ़ने के बाद उसके अगर एग्जाम्पल के रूप में चीजों को अगर समझना हो तो पंचायत सबसे बेहतर पार्ट होता है। तो अभी इस अध्याय में हम इस पंचायत के बारे में ही बात करेंगे। पंचायत के बारे में थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल, हालांकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई में इसको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, जब आप पंचायती राज पढ़ते हैं अलग, वहाँ संदर्भ अलग होता है, तो थोड़ी सी जानकारी आप अभी समझ लीजिए कि ये जो पंचायत है वो शुरुआत से हमारे संविधान में नहीं थी। मतलब क्यों नहीं थी? क्योंकि जब ये संविधान बना, जिन परिस्थितियों में बना आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, देश को विभाजन के साथ आज़ादी मिली और बहुत सारी देसी रियासतें थीं। अभी कौन पाकिस्तान में मिलेगा, कौन हिंदुस्तान में, अभी ठीक से वो सब डिसाइड नहीं था। कहने का मतलब अभी राज्यों का ही स्ट्रक्चर ठीक से डिसाइड नहीं था। ऐसे में लोकल गवर्नमेंट के रूप में पंचायतों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जोड़ देना संविधान में, ये फिर समस्या खड़ी कर देता। तो पंचायतों को शुरुआत से संविधान में नहीं रखा गया। फिर बाद में लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट की जरूरत थी, संविधान का आर्टिकल 40 आप पढ़ते हैं संविधान में, जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य प्रयास करेगी कि वो पंचायतों को सशक्त करे। ठीक है, गवर्नमेंट विल हेल्प टू एम्पावर पंचायती राज। तो ये वहीं से सपना है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आप इसको वहां कंसीडर करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से।
तो वहां आर्टिकल 40 में जो सपना देखा गया कि हम पंचायतों को सशक्त करेंगे, वो सपना पूरा होता है आके जब हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन होता है, 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 में। और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत एक नया पार्ट 9 जोड़ा जाता है और आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक पंचायतों को जोड़ दिया जाता है। जब हम ये संविधान की बात करेंगे, संविधान की क्लासेस लेंगे, तो इनको बहुत डिटेल में हम समझेंगे। ये जोड़ा भी गया, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, तमाम सारी समितियों का रोल रहा है। तो कुल मिला के अभी हमारे देश में एक पंचायती राज व्यवस्था है जो लोकल गवर्नमेंट को, गांव के लेवल पर लोकल गवर्नमेंट को इन्हांस करने का प्रयास करती है। तो आज के इस चैप्टर में उसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमको लेनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सीधे अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक पर कि वो क्या कहती है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्थानीय सरकार और प्रशासन। दो चीजों पर बात करनी है, स्थानीय सरकार और प्रशासन। हमने ये समझा भी है कि जो हमारा पूरा देश है ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, अलग अलग स्टेट में, और इन स्टेट को भी अगर सब डिवीजन कर दिया जाए तो अलग अलग गांव, अलग अलग छोटे छोटे कस्बे, शहर, इन सब में ये सब डिवीजन्स में बटा हुआ है। तो पूरे देश की डेवलपमेंट एक साथ कर पाना भले ही चैलेंजिंग हो, लेकिन एक यूनिट की डेवलपमेंट तो की जा सकती। जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी लिमिटेड जरूरतें होनी चाहिए, तो बहुत लिमिटेड जरूरतें यहां होती हैं इनकी, तो यहां पर इस लेवल पर डेवलपमेंट करना कंपैरेटिवली आसान है। तो पंचायतों का रोल अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के बारे में हमको डिस्कस करनी है। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल ये क्या कहते हैं, इन्हीं की भाषा के आधार पर सीधे समझते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहां हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। अच्छा, हम इसको समझे उससे पहले एक और चीज, मैं एक छोटा सा फैक्ट्स आपको बता दूं कि हमारे देश में जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, वो 3 स्तरों पर है। एक ग्राम लेवल पर है, एक ग्राम लेवल पर है। ग्राम लेवल कुछ गांव को मिलाकर एक ब्लॉक लेवल पर पंचायत बनाई जाती है जिसको कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत कमेटी, पंचायत कमेटी कहलाती है। और कुछ पंचायत कमेटीज को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत बनती है। इन 3 लेवल पर पंचायतें हमारे देश में काम करती हैं। हालांकि अभी आप जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आप समझेंगे कि ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकारें इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ डिसाइड, सारा कुछ वही डिसाइड करती हैं, लेकिन मूल रूप से संरचना क्या है हमारे देश में, वो इन्हीं 3 स्तरों पर है। ग्राम लेवल, कुछ गांव पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बोलती है जिसको माध्यमिक पंचायत या इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं, और कुछ पंचायत कमेटीज को मिलाकर फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनती है, जिला पंचायत बनती है। अच्छा, यहां एक छोटी सी शर्त क्या है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर जो पॉपुलेशन है ऑफ एनी स्टेट उसकी जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत समिति नहीं होगी, केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होंगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो वहां चूंकि उस राज्य की पूरी जनसंख्या ही 20 लाख से कम है, तो यहां क्या आपने समझा है कि अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो 20 लाख से कम होने, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या होगी उस राज्य में केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगी, पंचायत समिति नहीं होगी। यह प्रश्न कई सारे पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि पंचायत समिति के लिए राज्य की जनसंख्या का होना आवश्यक है कितना। ठीक है, वो आता है 10 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक, तो नॉट लेस देन 20 lakhs, यानी
ग्राम पंचायत मतलब पंचायत समिति के लिए राज्य की जनसंख्या का 20 लाख से अधिक होना अनिवार्य है। तो 3 लेवल पर पंचायतें होती हैं, उसी के बारे में हमको समझना है। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको जाननी चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे। ओके, अब आ जाइए, यहाँ एक पिक्चर है और यहाँ पंच लोग बैठे हुए हैं और पूरी गांव की जनता है, सब सुन रही है उनकी बात। ओके, अच्छा, यहाँ कहानी शुरू किसी स्टोरी से बात शुरू होती है, तो चलिए देख ही लेते हैं क्या कहता है ये। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है, मैं थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अब देखिए, वही चीज मैं कह रहा था कि ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अगर ग्राम सभा की बैठक है तो इस ग्राम सभा की बैठक के लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं, यानी पूरे गांव के लोग बैठेंगे उस सभा की बैठक में। ये एक तरीके की मतलब जनरल असेंबली होती है गांव लेवल पर। मतलब संसद की बैठक में हमने चुन लिया प्रतिनिधियों को, तो अब वो लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन गांव में हमने प्रतिनिधियों को चुन लिया तो केवल वही डिसीजन नहीं हो रहे, जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता है। तो वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अच्छा, बैठक हो रही है हरदास गांव, एक एग्जांपल भी दिया है। हरदास गांव कोई एक गांव है, हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई। तो जो योजनाएं बनाई हैं वो डिस्कस करेंगे गांव के लोगों के लिए। अब यहाँ थोड़ा ग्राम सभा के बारे में बता रहा है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। अब यहाँ ध्यान रखिए, एक पंच है, पंच होते हैं, और एक सरपंच। सरपंच मतलब हेड, और वो जो मेंबर्स होते हैं जिसको आप वार्ड मेंबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, कई सारे जगहों पे पंच ही कहते हैं, तो उसको वार्ड मेंबर्स भी बोलते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर एक योजना लेकर आए हैं कि साहब सड़क की मरम्मत होने पर खर्च जो किया जा रहा है वो क्या खर्च होगा। तो आप सारा स्ट्रक्चर भी समझते जाएंगे यहीं पर वो कैसे काम हो रहा है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होगी, यानी 2 विषयों पर चर्चा होनी है, पानी की कमी और सड़क की मरम्मत। आपको गौर करना है प्रक्रिया पर। ये तो कहानी है एग्जाम्पल के लिए, 6ठी क्लास के बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन बीइंग एन बिकॉज यू सपोज टू बी एन IAS ऑफिसर, यू सपोज टू बी एन PCS ऑफिसर, आप पार्टिसिपेट करेंगे इन सारी प्रक्रिया में, आपकी जिम्मेदारी होगी। तो एक बार प्रक्रिया जरूर आपको समझनी चाहिए। ओके, यहां थोड़ी सी जानकारी दे रहा है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्कों की सभा मतलब कि वोटर्स जो होते हैं वो वयस्क होते हैं, मतलब 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है। तो जितने भी लोग ने वोट किया वो सब उस सभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। मैंने बताया पंचायत समिति जब ग्राम सभा की बात करते हैं आप। फिर जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की, अच्छा उदाहरण में दिया गया, फिर कहता है कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत राज्य सूची का विषय है, तो वो वहां हर स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से ये तय करता है कि उसको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, पंचायतों की बैठक वगैरह कैसे करनी होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये भी एक फैक्ट आपको पता चल गया कि पंचायती राज इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। यहां इसके बारे में भी संविधान आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। थोड़ी सी बात समझ लीजिए। आपको मालूम है कि चूंकि हमारे यहाँ जो कानून बनाने की जिम्मेदारी है वो विधायिका की है, और आपको ये भी मालूम है कि विधायिका 2 लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो जब दोनों लेवल की विधायिका काम करती है तो दोनों ही कानून बनाएंगे। तो कई बार दोनों कानून के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कानून बने उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए एक ही मुद्दे पर दोनों ने कानून बना दिए। इसको आप ऐसे समझिए आसान भाषा में कि मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी भी कमाते हैं और आप भी कमाते हैं, तो दोनों लोग शाम को 10-10 किलो आलू लेकर घर पहुंच गए। अब ठीक है, घर में 20 किलो आलू हो गया, लेकिन एक ही मद पर ज्यादा पैसे खर्च हो गए, ठीक है, तो वो पैसे कहीं और खर्च किए जा सकते थे। तो कितना अच्छा हो कि आप दोनों लोग तय कर लें
कि सब्जी वगैरह आप लेकर जाएंगे, अनाज पानी की व्यवस्था पिताजी करेंगे। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसी तरीके से चूंकि हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं टू मेक लॉज, कानून बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही है, तो दोनों के बीच में कोई विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए हमारे देश में हमारे संविधान ने 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख कर रखा है। एक सूची होती है जिसको आप कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची। इस केंद्र सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की, ओनली पार्लियामेंट विल डिसाइड, ठीक है, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। फिर दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य विधानसभाएं बनाएंगी। और एक तीसरी होती कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, तो केंद्र वाला माना जाएगा, राज्य वाला नहीं। क्लियर है? अच्छा, ऐसा कोई विषय जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो केवल केंद्र सरकार को होगा। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को रेगुलर स्टडी में उसको लेके आते हैं, हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे ये सारी चीजें, आप में से बहुत सारे लोग इससे अवेयर भी होंगे। तो ये 3 लिस्ट हैं। तो जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कहने का मतलब कि पंचायतों के संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की होगी। तो चूंकि हमारे देश में हर राज्यों में बड़ी सारी विभिन्नताएं हैं, तो पंचायतों के स्ट्रक्चर को भी लेकर, इनके नाम को लेकर बड़े सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वी हैव 43 काइंड्स ऑफ पंचायत इन आवर सिस्टम, ठीक है, लगभग 43 प्रकार या उससे ज्यादा प्रकार की पंचायतें हैं हमारे देश में। तो तमाम सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, यही बात वो कह रहा है। लेकिन मोटे तौर पे जो संविधान एक इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ओके, तो यहां ये बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। यानी सारे ही मेंबर जो कि अडल्ट हैं, जो चूंकि हमारे देश में अडल्ट फ्रेंचाइज है, सब लोग वयस्क मताधिकार है, तो जो भी वोट दे सकता है वो इस ग्राम सभा का सदस्य होता है। ओके, फिर ये आगे बताते हैं कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसा नहीं कि अभी आया है, ये हमारे देश में सदियों से है। पंच परमेश्वर शब्द आपने सुना होगा कि पंचों ने डिसाइड कर लिया तो वो अल्टीमेट होता है। पंच परमेश्वर की भूमिका में हम उसको देते थे। तो इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। हर 5वें वर्ष इसका चुनाव होता है। तो ये ग्राम पंचायत की संरचना थी। अच्छा, और आगे क्या कहते हैं? ये कहते हैं ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप में से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए, ठीक है। एक सेक्रेटरी पोस्ट होती है जो एग्जाम क्वालिफाई करके जाता है, राज्य सरकार उसकी नियुक्ति करती है पंचायत में सेक्रेटरी। एक अभी एक सीरीज आई थी पंचायत नाम से, उस पंचायत में जो मेन कैरेक्टर था वो इसी सचिव की पोस्ट पर ही था। तो इसका चुनाव नहीं होता, बाकी सदस्यों का, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो वार्ड मेंबर्स हो, तो इन सभी का चुनाव होता है। और इस चुनाव में सारे सदस्यों का तो होता है, लेकिन ये जो सचिव है ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, ठीक है। ये जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। इस बात का, इसको फैक्ट के रूप में आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है कि पंचायतों के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए और कहे कि सबसे प्रमुख पद निर्वाचित, सचिव का पद निर्वाचित होता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। पार्षद क्या होता है? पार्षद अभी बात करते हैं, वो शहरी जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह की बात करेंगे तो वहां आएगा। अभी हम ग्राम प्रशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिर ये कहता है सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी फैक्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो दो काम है, एक तो पंचायत की बैठक बुलाना, यानी हु विल कॉल द सिटिंग्स ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायत की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी सचिव महाराज की। ठीक है, ये जो मिस्टर सेक्रेटरी हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द सिटिंग्स ऑफ पंचायत। पंचायतों की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी क्या कहते हैं, इसी सचिव की होगी। न केवल ये बैठक बुलाएंगे, बैठक के दौरान जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड भी यही करेंगे। रिकॉर्ड उसके बाकायदा उसकी सूचीबद्ध करेंगे, उसको रजिस्टर्ड करेंगे, ताकि उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये इनका प्रमुख काम है। तो दो चीज आपने समझी कि सचिव साहब का नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकारें इनकी नियुक्ति करती हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होता। इनका काम क्या है? एक तो ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उस ग्राम सभा में जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ओके, अब चलिए आप वापस कहानी पर आती है। देखिए, इस कहानी का उतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए ज्यादा जरूरी, ताकि ये जो बात कह रहा है, जो प्रक्रिया है, वो आपकी समझ में आ जाए। ये पुस्तक तो लिखी गई 6ठी क्लास के बच्चे के लिए, लेकिन उसके माध्यम से आप प्रक्रिया से अवेयर हो जाते हैं, इसलिए हम ये कहानी भी पढ़ ले रहे हैं और इसी बहाने आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, हमने सारी एनसीईआरटी से हम गो थ्रू हो चुके हैं। ओके, फिर ये कहानी क्या कहता है कि गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन के नीचे चला गया, मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। मतलब कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये बहुत नीचे चला गया है, पानी की समस्या है देश में, मतलब उस गांव में पानी नहीं आ रहा है हैंडपंप से। नदी बहुत जो कि दूर है 3 किलोमीटर, वहां से पानी लाने जाना पड़ता है। तो एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। आप देखिए किस तरीके से डिस्कशन हो रहा है। आप ये समझिए कि गांव में आएगा साहब, पानी नहीं है, तो एक ने कहा साहब नदी से पानी खींच लेते हैं, मोटर से टंकी में इकट्ठा कर लेंगे, फिर सप्लाई कर देंगे। तो उसकी अपनी एक सर्टेन कॉस्ट, लोग कह रहे हैं महंगा पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि चलो इस साल की बात है, गांव को जो हैंडपंप है उनको थोड़ा सा और गहरा कर देते हैं, वाटर लेवल नीचे ही तो गया है, पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग सजेशंस लोग दे रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यही फायदा है, सीधा इन्वॉल्वमेंट है जनता की, जिसकी समस्या वही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तेजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उसी से उपयोग करते हैं। इसकी बात भी सही है कि परमानेंट सोल्यूशन तो ये है नहीं। फिर ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जो वाटरशेड प्रोग्राम्स है, आप लोग को थोड़ा सा वाटरशेड प्रोग्राम ये प्रश्न पूछा भी गया। वाटरशेड प्रोग्राम जो है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यहां से प्रश्न पूछा गया। और आने वाले समय में जो पानी की समस्याएं हैं, खास करके भी बेंगलोर वगैरह जूझ रहे हैं, चेन्नई में पानी की बड़ी समस्या है, तो इस तरीके के उपायों की बहुत चर्चा हो रही है। तो आपको इस प्रोग्राम को जरूर एक बार गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और समझिए कि ये क्या है। तो उसने कहा कि वो अपने भाई के गांव में कहीं गया था, वहां उसने देखा कि वाटरशेड प्रोग्राम है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया, सरकार मदद भी करती है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम बनाया था छोटे छोटे, और छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब देखिए, इस तरीके से सब डिसीजंस देते हैं और जिसकी भी बात ज्यादा सुटेबल हो, पंचायतों की यही प्रक्रिया है कि जो भी ज्यादा सुटेबल होगा, जो भी ज्यादा सब लोग जिससे सहमत होंगे वो माना जाएगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये एक बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है।
ओके, फिर यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, ये तो बच्चों के लिए है। अच्छा, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। आपके लिए होमवर्क, गरीबी रेखा का निर्धारण हमारे देश में कैसे होता है, इकोनॉमिक्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है और आप सबको पता होना चाहिए कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है, किस आधार पे, क्या वो आय के आधार पे होता है, भोजन में कैलोरी के आधार पर होता है, किस आधार पे, आखिर वो ग्राउंड क्या है, व्हाट आर द पैरामीटर टू फाइंड द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जो जनता गरीबी रेखा के नीचे है उनका मूल्यांकन कैसे होता है हमारे देश में, ये आप जरा एक बार तय कीजिएगा, एक बार ढूंढिएगा, इसी बहाने बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे आप। ओके, तो जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल में ही तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। अच्छा, मतलब पॉवर्टी लाइन के मेंबर्स का नाम लिखा जा रहा है और उसमें एक नाम आता है जिसपे लोगों को लगता है साहब ये नहीं होना चाहिए। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, अच्छा यहां एक उसकी पिक्चर है, यहां एक चीज और एक नोट दिया हुआ ये भी समझ लीजिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, हमने ये बात समझी भी अभी अभी, रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो अकाउंटेबिलिटी है किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। यहां चूंकि प्रत्यक्ष सहभागिता हो जाती है तो ये बहुत स्ट्रांग तरीके से हो सकती है, लेकिन बाकी पूरे देश में क्या ऐसा संभव है? आपको लगता है कोई तरीका है कि कोई तरीका है यहां से पूरे देश में संसद के कार्यवाही पर क्या हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं? अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको मालूम, अलग अलग कमेटीज हैं। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, खासकर की जो फाइनेंशियल कमेटी होती हैं, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, एस्टिमेट कमेटी हो जिसको प्राक्कलन समिति कहते हैं, तमाम सारी समितियों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखे जाते हैं। प्रश्न के माध्यम से तमाम सारे जो क्वेश्चन आर होते हैं उसके माध्यम से सरकारों पर नियंत्रण रखे जाते हैं, ठीक है। तमाम, जैसे हमने कल भी बात की थी, लोकतंत्र में अपनी डिबेट के माध्यम से तमाम सारे और माध्यम है, तो वहां चूंकि हम अपनी सहभागिता वहां ले सकते हैं, लेकिन पंचायतों में ये अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि जनता सीधे सहभागिता कर सकती है। तो वही बात ये यहां पर भी कह रहे हैं। ओके, तमाम सारे लोगों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया कि जीवन प्रत्याशा और इनकम के आधार पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। बहुत एक्यूरेट बताइए, क्योंकि आप जिस तरीके की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आप गौर करेंगे तो कुछ वर्षों तक प्रश्न, जो पहले तक जो प्रश्न पूछे आते थे, प्रश्न पूछा था विच वन इज करेक्ट, और 4 ऑप्शन होते थे, यू हैव टू फाइंड वन ऑफ देम, उन्हीं में से आपको एक चुनना होता था। अभी भी प्रश्न यही ऐसे ही पूछे आते हैं कि विच वन इज करेक्ट, लेकिन अब जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं वो चारों ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, है ना। कई बार तो चारों ही करेक्ट लगते हैं, होते भी हैं कई बारी। यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपका बिल्कुल जो बारीक लाइन है ना वो बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे ही आप किससे पूछा जाए पॉवर्टी लाइन विल डिसाइड ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ठीक है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर 1 2 3 या केवल 1, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे दिया, लिख देगा एक सही है, एक 2 सही है, आप समझ रहे हैं ना। तो जब भी आप आंसर दीजिए तो प्लीज इन बातों का ख्याल रखिए कि वो बहुत एक्यूरेट हो। जैसा आपने कह दिया साहब इनकम के आधार पर, ठीक है, तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा आंसर हो गया।
एक ये ठीक है, छठी क्लास के बच्चे से पूछे, उसने जवाब दिया तो चलो ठीक है। तो आपने इनकम के आधार पे दिया, एक तो इस जवाब ही अधूरा है। इनकम के आधार तो कितने इनकम, वो पूरा जवाब, सर इनकम के आधार पे इतना रुपया मिनिमम है, ऐसे जवाब होना चाहिए। या भोजन के आधार पे इतनी कैलोरी मिनिमम है, या इनकम और भोजन दोनों के आधार पे इतनी कैलोरी मिनिमम। ये बड़ा एक्यूरेसी, ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आप में से जो भी इस पर ज्यादा वर्कआउट करेगा, यकीन मानिए आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, आपके लिए तो बहुत आसान है, जिसके लिए मुश्किल होगा होगा। तो यही वो तरीका है। हम इसको और भी इस तरीके की चीजों को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे मोटिव ही यही है। एनसीईआरटी क्यों हमको छठी सातवीं इन सारी क्लासेस को पढ़ना है, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें सब आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन एक तो प्रक्रिया प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे। भाषा देखिए कितनी टेक्निकल चीजें कितनी आसान भाषा में समझा दे रहा है, तो प्रेजेंटेशन भी सीखने को मिल रहा है। सरकारी किताब है तो जो दिए गए फैक्ट्स हैं वो बड़े ऑथेंटिक हैं, है ना। तो ये सारे ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है, फैक्ट्स भी मिल रहा है, एक्सप्रेशन भी मिल रहा है, लैंग्वेज भी मिल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको देखें और सीखें, समझें और अपने आप को और ज्यादा तराशिए। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। ओके, तो कहानी वो आगे बढ़ रही है कि सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं, यहाँ करप्शंस वो सारी चीजें चैलेंजेस हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो पूरी सूची में डलवाना ही चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कैसे अगर जनता अवेयर है तो अपनी बातें फोर्सफुली अपनी बातें कह सकती हैं, उस पर रख सकती है। ओके, यहां वर्क फॉर बक्सर बिहार, प्लीज यूज कंटेंट एंड स्पीक इंग्लिश टू। यहाँ थोड़ा सा चूंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी के हैं, तो ये तो हमारे पास हिंदी है ना, तो ये तो हम हिंदी में पढ़ पाएंगे। एक्सप्लेन मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी में भी करता रहूं। अगर कोई चीज रह जाती है तो जरूर आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको अंग्रेजी में भी रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये पूरी पुस्तक या तो मैं इंग्लिश में करूं या फिर हिंदी करूं। ठीक है, दोनों एक साथ कर पाना वो आप समझ रहे हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, वो चैलेंजिंग भी है, वो फ्लो टूट जाएगा। तो जो किताब है अभी हमने हिंदी चूज की है, हिंदी माध्यम का संस्थान है, तो यही वजह है, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी रहे। ठीक है, तो जहां अगर कोई डाउट हो तो वो जरूर आप एक बार पूछ लीजिए। ओके, तो क्या कहते हैं, फिर आगे उसने उठ के कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था, वो शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। आप देखिए कितनी खूबसूरती से अगर जनता इन्वॉल्व होती है तो डिसीजंस भी बदले जाते हैं। ओके, अब यहां आपके लिए फिर से वही चीज जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सरकार द्वारा तय की गई राशि, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस अमाउंट। ठीक है, वो राशि क्या है जो सरकारें तय करती हैं किसी गरीबी रेखा को तय करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी उसमें, अच्छा यहाँ कोई सवाल है, यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस हैं। अब आ जाइए ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू कराना होता है। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। ग्राम पंचायत, मान लीजिए एक पूरा कोई एरिया है, तो उसमें इस इलाके में जो भी, इस ग्राम पंचायत के इलाके में जो भी डेवलपमेंट काम है उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की। जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या जो भी क्या कहते हैं जो भी काम किए जाने की आवश्यकता है, वहां के लोगों की जो
जरूरतें हैं वो सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी हो रही है? ये इसी ग्राम पंचायत की होती है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक, एक प्रक्रिया ये बता रहा है। फिर आगे एक पिक्चर दी हुई है महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये देखिए, ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। ये सारे नोट्स आपको बना लेने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें तो जो एनसीईआरटी से जो फैक्ट्स मिलते हैं वो यही छोटे छोटे फैक्ट्स मिलते हैं। तो आपके लिए हो सकता है ये 2005 का डाटा दे रहा है, उसके बाद किसको मिला ये महत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर किसी राज्य विशेष का चुनाव मतलब पीसीएस की परीक्षा, मान ली उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा, और अगर ये निर्मल ग्राम पुरस्कार उत्तर प्रदेश से किसी को दिया गया है तो वो फिर थोड़ा सा उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसको देने वाली अथॉरिटी कौन सी है, कब से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये जो सारे कुछ फैक्ट्स हैं, ये अगर आप एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे तो एक तो नोट्स बनाने में आपको के दौरान ही सब कुछ तैयार हो जाता है, और फिर वो सभी परीक्षाओं में आपको बहुत कॉन्फिडेंट करते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमारी रेगुलर स्टडीज में छूट जाते हैं, तो जरूर इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब आइए ग्राम पंचायत के काम, यहां थोड़ा एक नोट दे दिया है। तो वही बेसिक डेवलपमेंट के काम है, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रख रखाव करने, ये काम है इनका। स्थानीय कर लगाना, ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जो लोकल टैक्सेस लगाना और उनको वसूल करना, उनको इकट्ठा करना, यानी टैक्सेस इंपोज करना और उनको कलेक्ट करना, ये दोनों ही ग्राम पंचायत की भी बात की जिसको आप लोकल लेवल कह रहे हैं, और गांव के स्तर पर वही पंचायत कहलाती है। तो क्या ये तीनों ही लेवल, ये तीनों ही बॉडीज, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों ही बॉडीज तीनों स्तरों पे काम करती है? नहीं, जो विधायिका है वो केंद्र और राज्य स्तर पे काम करती है, वो सेंट्रल स्टेट लेवल पे काम करती है। पंचायत लेवल जो होती है, यहां लेजिस्लेशन काम नहीं करता, पंचायत वर्क करती है एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। वो कार्यपालिका के रूप में उसकी भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा है, कंपैरेटिवली वो एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी उसका रोल ज्यादा है। इन सर्टेन एस्पेक्ट ग्राम पंचायत विल एक्ट एज अ जुडिशरीज एज वेल, मतलब ये जुडिशरी के भी तरीके पे छोटे छोटे जो निर्णय देने होते हैं, कुछ विवाद है, कुछ जमीनों के विवाद है, छोटे लेवल पे, बहुत ग्राउंड लेवल पे जमीन का कुछ विवाद है, गांव के अंदर कुछ मेड़ वेड़ की लड़ाई होती है, आपसी कुछ छोटी सी, जिसको उसी ग्राउंड लेवल पे सुलझाया जा सकता है, तो वो डिसीजंस दे सकते हैं। तमाम सारे डॉक्यूमेंटेशन करने की जिम्मेदारी भी होती है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, वो डोमिसाइल वगैरह बनाने में भी उनकी भूमिका है। तो लोकल लोगों को तमाम सारे डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी ऑथराइज्ड हैं वो ये सारी चीजें देने के लिए। तो ये सब मेजर रोल जो पंचायतों का होता है वो एज एन एग्जीक्यूटिव होता है, वो कार्यपालिका के संदर्भ में। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ग्राम लेवल पे मतलब पंचायत लेवल पर विधि का निर्माण नहीं होता, ये कानून नहीं बनाती। जनरली जो कानून सेंट्रल, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे, उनको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है। जमीनी स्तर पर इनका काम कराने में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए गांधी जी का ये बहुत सपना था ये कि अगर हम गांव को सशक्त कर दें तो हम देश को सशक्त कर सकते हैं, और ये बात सच भी है। आप देखेंगे अगर आप कभी, आपको कलाम साहब की एक पुस्तक है वो विजन 2020, हालांकि अब तो विजन तो खैर कहाँ ही गया पता नहीं, अब तो 22 आ गया। तो उनकी पुस्तक है विजन 2020। उनका मानना था कि 2020 तक ये देश हमारा विकसित हो सकता है, और उसमें तमाम सारे उन्होंने सजेशंस दिए थे क्या करें कि हमारा देश विकसित हो जाए, डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाए। तो तमाम सारे जो उनके एडवाइजर्स थे, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट एडवाइस ये थी कि अगर समहाउ हम अपने देश के सभी गांवों को मेन रोड से जोड़ दें, जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनसे अगर जोड़ दें तो हमारी डेवलपमेंट की गति तेज हो जाती है। यानी आप देखिए, चूंकि आज भी मान लीजिए कोई शहर है
तो शहर पूरे गांव से घिरा हुआ है, अलग कोई भी महानगर, कोई भी शहर का नाम आप अपने दिमाग में भी सोच लीजिए, तो जो भी प्रोडक्शन है ज्यादातर वो शहरों के बाहर ही है। शहर में खेती नहीं हो रही, शहर में आपूर्ति नहीं हो रही, वो सब इन्हीं जगहों से सप्लाई हो रहा है। ये सर्विसेज के लिए शहर जानी जाती, शिक्षा के लिए आ गए, इलाज के लिए आ गए, बाजार के लिए आ गए, तो शहर हमेशा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो गांव में है। तो अगर इन प्रोडक्शंस को डिमांड के साथ जोड़ दिया जाए, आप इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो अगर ये कम्युनिकेशन बहुत रेगुलर हो जाए, यहाँ बीच बिचौलिए कम हो जाएं, इनका जो कम्युनिकेशन है मार्केट से वो थोड़ा सा तेज हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए, तो ग्रोथ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजों को करने में जो गांव का प्रशासन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी देखिए धीरे धीरे पिछले, अभी तो मैंने जैसा कि बताया कि संविधान में ही जोड़ा गया है, 1992 में, 93 से लागू हुआ। अभी तो चीजें शुरुआत ही हुई हैं, और जैसे जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में भी ग्राम पंचायतों को और ज्यादा सशक्त किया जाएगा। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन मींस ऑफ कम्युनिकेशंस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसीज बढ़ेंगी, अब पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्राम पंचायतों में, उसके प्रशासन में, तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही, अथॉरिटीज बहुत ज्यादा दी जा रही, ताकत बनाई जा रही। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर ये जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और ये आने वाले समय में और सशक्त होंगे, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण, अभी इसको, ये सारी चीजें हम अपने रेगुलर कोर्सेज में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए, विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चे रहे होंगे अपने घर में, तो सारा परिवार मिलके आपका पालन पोषण करता है, आपकी सूसू पोटी सब मैनेज करता है। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते गए, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डालना शुरू किया कि बेटा एक गिलास पानी लेते आओ, दरवाजा बंद कर दो, खोल दो, पड़ोस वाली आंटी से चीनी मांग ले आओ, ठीक है, सब्जी लेते आओ। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फला रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, ये निमंत्रण कराओ, ये सारा इन्विटेशन हैंडल कर लो। फिर आपकी नौकरी वोकरी लग गई तो परिवार का भी बर्डन, धीरे धीरे जैसे जैसे आप कैपेबल होते जाते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जाता है, अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपके क्षमता के अकॉर्डिंग। तो जब देश आज़ाद हुआ तो संसाधन बहुत सीमित थे, और अभी जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ही ठीक से स्ट्रक्चर नहीं थी, तो मतलब ज्यादातर जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के ऊपर ही थी। फिर अब धीरे धीरे हमारे देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, तो ये इतिहास के नज़र में एक बहुत छोटा पीरियड माना जाता है। अभी तो हम टीनेज में हैं, अगर एक देश के रूप में, आज़ाद देश के रूप में हम अपने आप को काउंट करें, तो अभी तो हम एक टीनेज में हैं। अभी तो हम तमाम सारा जो संघर्ष है वो इसी टीनेज होने की वजह से कई सारी चीज़ें तो हम अभी सीख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम संसाधनों को और डेवलप कर पा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज इंप्रूव हो रहे हैं, हमारी हैंडलिंग और बेहतर हो रही है, तो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने संभाल लिया। अब जैसे जैसे हमारी पंचायतें परिपक्व होंगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज्यादा मैच्योर होंगे, तो उनसे भी अथॉरिटीज उनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था, अब वो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ऊपर से वो राज्यों के माध्यम से स्थानीय शासन में ये बटेगा। अभी ये प्रक्रिया में है, आने वाले समय में ये और ज्यादा होगा। तो अभी जो हम बात करें, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आपके आंसर राइटिंग, एस्से, इन तमाम सारी चीजों में ये बहुत मदद करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में तो ये बहुत ही मदद करता है। जब हम संविधान की बात करेंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट पंचायती राज, व्हाट एस्पेक्ट्स, व्हाट कमिटीज हैड मेड फॉर दिस, ठीक है, कमिटीज के सजेशंस क्या थे, वो सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर आपके पास ये एक बेसिक जानकारी होती है तो। क्लियर है बात? ओके, अब आ जाइए यहां गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। आप देखिए वो तमाम सारी चीजें हैं, खासकर कि वो जो आपका वो क्या, कौन सी स्कीम है, स्लेप्ट द स्कीम, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका मजाक उड़ाया था एक बार, फिर बाद में उसकी बड़ी मदद हुई। मनरेगा जैसे स्कीम्स,
तो ये सब गांव लेवल पे ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं ज्यादातर। स्वच्छ भारत अभियान, आप ये सारी चीजें देखें, ये एग्जीक्यूटिव रोल के रूप में ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस ग्राम पंचायत का। ओके, ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत तो राज्य का संचित निधि होता है, लेकिन यहां ये क्या बता रहे हैं, घरों एवं बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। ये देखिए, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये तो यूपीएससी ढूंढ ढूंढ के, यूपीएससी अलग अलग पीसीएस स्टेट के जो कमीशन है वो ढूंढ के ऐसे ही क्वेश्चंस तो लाते हैं कि पंचायतों के आमदनी के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए, ठीक है, वैसे ही दे देगा, लिख देगा एक सही है, एक दो सही है, इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि वो पंचायतों की आय है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती, जैसे मैंने बताया कि मनरेगा है, स्वच्छ भारत अभियान है, वो घर घर टॉयलेट बनाने की स्कीम है, ठीक है, ये सारी अलग अलग सरकारें फंड्स देती हैं। समुदाय जो कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटीज बनाई जाती हैं, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, तमाम सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट्स भी करते हैं, दान देते हैं, ठीक है, तमाम सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर ग्राम प्रशासन बनती है। आप देखिए, कई बार आपने गांव पर लिखा होगा तो किसी ने अपने गांव के गेट दरवाजे पर जहां से एंट्री होती है एक गेट बनवा दिया अपने पिताजी के नाम पर, ठीक है, कुछ और फैसिलिटेशंस दे दिया। तो जिनके पास पैसे वो ये सब भी कराते हैं। पंचायत बिल्कुल बुरा नहीं मानती, चलो ठीक है, डेकोरेट हो रहा है हमारे, कई लोग पेड़ ही लगवा दे रहे हैं, ठीक है, अपने किसी के नाम पर। तो ये सारी चीजें सरकारें बिल्कुल स्वागत करती हैं कि नहीं बढ़िया है, करते रहो ये सारी चीजें। तो ये सब भी आय का स्रोत होता है। ओके, फिर यहां ये क्या कह रहा है कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती, ठीक है, ये तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, केंद्र भी बनाती है, राज्य भी बनाती है, तो ये समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, एक उदाहरण भी दे रहा है, निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होंगे और कुछ पंचायत के, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम की पंचायत ने क्या क्या काम किया। मतलब ये कि वो कमेटीज के थ्रू अपने ज्यादातर एग्जीक्यूशन करती हैं। इन्होंने उदाहरण भी दिया कि मान लीजिए कोई एक ये निर्माण समिति बना दिया, कोई एक कंस्ट्रक्शन कमेटी फॉर कंस्ट्रक्शन, इस तरीके की चीजें बना ली। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे उन्होंने कहा कि साहब एक केंद्र, सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है, तो ये इनकी जिम्मेदारी होगी। इसमें ये बता भी रहा है कि इसमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होंगे और कुछ लोग पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और उस ग्राम सभा के में उस गांव के लोग मेंबर होंगे। यही लोग मिलकर ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो फिर आगे कह रहा है, हरदास गांव की ग्राम सभा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वो, अच्छा क्या वो आपको याद है? जी याद है, उसने कहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग वाला एक विकल्प था। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। आपको मालूम है सचिव ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। ठीक है, मतलब जब तक कोई फर्दर ऑप्शंस क्रिएट हो रहा है तब तक गांव को, कुओं को साफ कर दिया जाए और हैंडपंप्स को और गहरा कर दिया जाए। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से इसका काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। ये उनका काम है। पर इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास अभी हमारे फंड इतना अलाउ करता है कि हम उनको हैंडपंप्स को गहरा करा सकते हैं, ये हम करा देंगे, उनके मेंटेनेंस को भी करा देंगे। सारे कहते हैं ओके। फिर उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ये लीजिए, खंड विकास अधिकारी तमाम सारे पीसीएस के फॉर्म भरते हैं आप इसी पोस्ट के लिए। ठीक है, अक्सर इसकी पोस्ट आती है, इसके लिए आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम्स देते हैं।
ठीक है, अब उनकी इन्वॉल्वमेंट की क्या वो कोई जानकारी है, क्या वो कुछ फंड मुहैया करा पाएंगे, कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ इंजीनियर्स, कुछ स्पेशल एडवाइजर्स अवेलेबल करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ एक्सरसाइजेज हैं। फिर यहाँ पर एक पिक्चर है कि कैसे कोई बारन फील्ड है, बंजर जमीन है, इस पे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर पंचायत के 3 स्तर, वही 3 स्तर हमने बात की। ये कहता है हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की हमने बात की। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। सीधा सीधा यही सेंटेंस कॉपी किया जा सकता है कि अच्छा, इस तरीके का प्रश्न पूछा भी गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें आता है कि पार्लियामेंट, विधानसभाएं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट, पंचायती राज, तो पंचायती राज इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस तरीके का सेंटेंस भी पूछा जा सकता है कि किस व्यवस्था में लोग सरकार में भाग लेते हैं। अब सीधा कि लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, कौन सी व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, विधानसभा में, पंचायती व्यवस्था में। तो जब तक आपने, अगर आप इस सेंटेंस से गो थ्रू हुए हैं, आपके लिए यूं आंसर आप देने के लिए तैयार है, ठीक है। ये सारी चीजें, और खास करके जब आप मेंस वगैरह लिखेंगे, तो जब सरकारों के उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं कि चलिए यहां तो हम प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष माध्यमों को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र मजबूत होगा। एसेज वगैरह में ये सारी चीजें आप कोट कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो प्रत्यक्ष अपनी सरकार में भाग लेने वाली बात है, ये उत्तरदायित्व तय करती है सरकारों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों को। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर, ठीक है। ये देखिए, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स एज इट इज एग्जामिनेशंस में कॉपी किए जाते हैं। ऐसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी की किसी न किसी कक्षा की किताब में एज इट इज लिखे, वहां से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस बना दिए गए। तो जो अक्सर वो ट्रू फॉल्स या सत्य कथन छांटिए इस तरीके वाले प्रश्न होते हैं, जो स्टेटमेंट्स लंबे लंबे आप देखते हैं ना, उनके सोर्सेज हैं ये एनसीईआरटीज। तो ये जो सारे हैं, जो जानकारी देने वाले स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कीजिएगा इनको। तो ग्राम क्षेत्रों में पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ठीक है। यानी सबसे पहले पंचायत होती है, पंचायत। फिर कहते हैं ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम सभा के लोग मतलब ये पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग जो हैं वो ही मेंबर ऑफ ग्राम सभा कहे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो बिना डिटेल में गए आसान भाषा में समझिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की सहभागिता प्रत्यक्ष होती है। जैसे कि आपने पंचायतों में ये उदाहरण देखा कि पंचायत के पंच, सरपंच और उसके जो वार्ड मेंबर्स हैं, वो लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है? गांव के ही रहने वाले लोग, पीपल ऑफ दैट विलेज, ठीक है, जो सिटीजन है उस गांव के लोग, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसा नहीं कि चुन लिया और फिर सारे डिसीजन चुने हुए प्रतिनिधि ले रहे हैं, चुनने वाले लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जनता की स्पष्ट भागीदारी से, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से कोई डिसीजन लिया जा रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारी संसद सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमने अपने मेंबर्स को, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज दिया। अब रोज रोज हम नहीं जाके संसद की बैठकों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर हम कभी जाने का मौका भी मिला तो हम एज अ विजिटर, दर्शक दीर्घा में बैठ के देखेंगे केवल, एज अ विजिटर आप जा सकते हैं। वी कैन नॉट इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। वी कैन नॉट गिव सजेशन डायरेक्टली, हम प्रत्यक्ष रूप से सजेशन नहीं दे सकते, अरे सुनो मोदी जी ये क्या कह दिया, ये कहो। वी कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। तो हमने चुन लिया, अपना विश्वास मत दे दिया, अब दे विल डिसाइड व्हाट टू डू, वो तय करेंगे कि हमारा देश का हित किन बातों में निर्भर करता है। तो हमारी इन्वॉल्वमेंट है वहां, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। तो पार्लियामेंट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी,
ठीक है, तो मोटे तौर पे आपको इतने ही समझने की आवश्यकता है। अभी लोकतंत्र और डिटेल में आपसे डिस्कस करना है, तो हम ये सारी चीजें थोड़ा और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, अब आ जाइए कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। सब ग्राम सभा मतलब पीपल ऑफ दैट विलेज, सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, मतलब जिन लोगों ने इस पंचायत को चुना है, जो ग्राम पंचायत को चुना है, ग्राम पंचायत को चुना है, वो इसी ग्राम सभा के लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है। अच्छा, ये क्या पिक्चर है? जल संवर्धन विकास के कार्य ने 2 वर्षों, अच्छा जो पहले पिक्चर थी वो पिक्चर बता रहा है कि गांव के लोगों ने मिलकर उसको कितना हरा भरा बना लिया। ब्यूटीफुल। ओके, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इससे मिलकर बनती है पंचायत कमेटी, पंचायत कमेटी, और इनसे मिलकर फिर जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनती है। यही बात यहां भी कह रहे हैं कि कई सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर फिर पंचायत समिति बनती है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत होती है। इन 3 लेवल पर पंचायत होती है, जिसको जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहते हैं। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि को वितरण की व्यवस्था करती, मतलब इसी तरीके से हायरार्की है और वो सारा ही कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, फिर ये कहता है कि संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हमने ये बात समझी थी कि संविधान क्या निर्देश देता है कि ये जो हर राज्य पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाएगा, मतलब हमने समझा था स्टेट लिस्ट का विषय है ये, ठीक है, और यही कह रहा है इसीलिए पंचायत संबंधी कानून में हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए केरला ने कह दिया कि पंचायत के चुनाव में लड़ने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है, हरियाणा ने 10वीं पास कर दिया कि 10वीं पास होना जरूरी, उत्तर प्रदेश में कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द फीचर फॉर पंचायती राज, बिकॉज दिस इज इन स्टेट लिस्ट। तो ये चूंकि राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें ही समय समय पे तय करती हैं इसके बारे में, और यही कारण है कि इसमें बड़े सारे डिफरेंसेस हैं। मैंने बताया भी कि वी हैव अप्रॉक्स 43 काइंड्स ऑफ पंचायत इन आवर सिस्टम। ओके, अब आगे कहता है इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। जाहिर सी बात है कि अपनी जरूरतों को हम ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। कोई और हमारी समस्या, अब संसद में बैठे हुए सदस्य बताते हैं साहब किसानों के लिए ये बेहतर है, किसान कह रहे हैं नहीं साहब नहीं बेहतर है, ठीक है, तो गांव लेवल पे तो वही चीजें शॉर्ट आउट हो जाती। इसके लिए यहां पे संघर्ष करना पड़ा चूंकि प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं थी। तो लेकिन मोटिव ये है कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो पाए ताकि हमारा डेमोक्रेटिक फीचर बना रहे। ओके, अब यहां पर वो एग्जाम्पल देता है कि आप अपने अध्यापिका से, तो बेसिकली जो पंचायतों का जो स्तर है वो यही है। अब आपको यहां पर इन सारे जो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, मैं आप सबको सजेशन दूंगा अपनी बातें यहीं खत्म मत कर लिया कीजिए। ये तो आपके सामने के स्ट्रक्चर बन गया। अब छोटे छोटे कुछ कुछ कीवर्ड्स हमने बात किए थे, उस पर आपको विचार करने चाहिए। जैसे गरीबी रेखा के बारे में हमने बात की, एक जल संवर्धन योजना की बात की कि जो वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम थी वो क्या थी, उसके बारे में बात की। फिर एक पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में बात की, गांव के पंचायतों के स्तर के बारे में बात की, उनका काम के बारे में बात की, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बात की। ये सब आपके अपने नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। अपने आप देखेंगे इतना रिच हो जाएगी आपकी जानकारी कि प्रश्न पूछेगा कहां से। अब इसके बाद फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी जोड़ लीजिए कि अंडर विच आर्टिकल्स पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से अनुच्छेदों के में इन पंचायती राज
की सारी चर्चा की गई है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायती राज, कौन सा भाग है हमारे संविधान का जो पंचायती राज के बारे में बात किया, क्या ये शुरू से था, नहीं था तो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कब से लागू हुआ, किस सरकार ने लागू किया, सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहां से की गई, ठीक है, तो नागौर जिले में 1959 से आप पढ़ते हैं, किस समिति की सिफारिश पर यह शुरुआत की गई, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सारे आप देखेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप A4 साइज की शीट पे लिखते हैं तो 2 पेज के अंदर, 2 या 2.5 पेज के अंदर आ जाता है। और 2-2.5 पेज का आपका अपना नोट्स, वो बहुत कॉन्क्रीट कीजिए और इसी नोट्स को आप पढ़ते रहिए, बस करंट अफेयर्स उसको अपडेट करते रहिए। कोई नए प्रश्न मिलते हैं किसी परीक्षा में जो आपके नोट्स में नहीं है, उसको ऐड करते रहिए। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही तरीका है, यही स्ट्रैटेजी है। जो भी विद्यार्थी इसको फॉलो करते हैं निश्चित सफलता है, निश्चित, ठीक है। तो मेरा तो बड़ा विश्वास है कि आप सब इसके काबिल हैं। जिन परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए डिजर्व भी करते हैं। थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे। आपका ये वीडियो लगातार देखते रहना इस बात का प्रमाण है। तो आप चूंकि लगातार बने हुए हैं, देख रहे हैं और अच्छा आपके प्रश्न आ रहे हैं कि साहब ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाने चाहिए, वो बहुत हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंप्रेसिव भी है। कई सारे प्रश्न तो वाकई बड़े अच्छे हैं। तो आपके भी अगर कुछ और लगता है कि नहीं साहब, एक तो एनसीईआरटी सीरीज हम कर रहे, पूरी करेंगे, कई सारे लोग कई बार पूछ चुके, पूरी एनसीईआरटी 12वीं तक हम इसको करेंगे, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, ताकि जब भी एनसीईआरटी पढ़ने की बात हो ये वीडियो सफिशिएंट हो आपके लिए। इसके साथ हम फिर प्लान कर रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी डिस्कस करें, बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे उसको भी, ताकि आपको वो समझें, ठीक है, ताकि जब आप रेगुलर कोर्सेज पे आए, जब आप सिलेबस पे आए, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट जानकारी हो, बढ़िया समझ हो। और चाहे आप सिविल सेवा मतलब क्या कहते हैं आईएएस के लिए कोशिश कर रहे हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, या फिर आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रयास कर रहे हो, आपको कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अपना जुड़ाव इसी तरीके से बनाए रखिए और आपको कुछ भी और लगता है कि कोई चीज आपके लिए हर्डल पैदा कर रही है, जरूर हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।